स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री और चैप्टर नंबर हमने लिया है 5 और 5 चैप्टर का ये पार्ट है थर्ड पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे आगे का। हम क्योंकि दो पार्ट में हमने इसका पीछे का पढ़ लिया था, अब हम थर्ड पार्ट में उसका आगे का पढ़ते हैं और जो अगला पार्ट आएगा फोर्थ पार्ट उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से देखना, समझना और आगे आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करता हूं मैं टॉपिक संचार की अनूठी प्रणाली। क्या है ये दोस्तों? ये जो हमारी हेडिंग है ये मैंने लिया है एनसीईआरटी से। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको सेम हेडिंग मिलेगी, तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। इब्न बतूता जब भारत में आया तो उसने यहाँ पे संचार प्रणाली देखी और संचार प्रणाली को देखकर वो बहुत दंग रह गया। उसने बोला यार ये तो बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डाक प्रणाली थी वो बहुत ज़्यादा अनूठी थी। इसमें क्या होता था कि व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक सूचना पहुंचा पाना बहुत आसान था और माल भेजना भी बहुत आसान होता था। उसने एक एग्जाम्पल दिया, उसने ये कहा कि जिस तरीके से सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन का टाइम लग जाता है, ठीक उसी प्रकार से गुप्तचर जो है वो 5 दिनों में ही अपनी सूचना पहुंचा देते हैं। तो आप सोचो कि मतलब कोई व्यक्ति 50 दिन में पहुंच रहा है सिंध से दिल्ली, लेकिन गुप्तचर है वो सिर्फ 5 दिन में संदेश पहुंचा दे रहे हैं। तो है ना हैरान करने वाली बात। यही बहुत हैरान करने वाली बात थी जो इब्न बतूता ने बताई अपने वृत्तांत में। इब्न बतूता ने यह कहा कि जो डाक व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी। एक थी अश्व डाक व्यवस्था, एक थी पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था जो होती थी वो घोड़ों के इस्तेमाल से होती थी, इनको उल्लुक कहा जाता था। ठीक है। ये जो पैदल डाक व्यवस्था होती है इसमें दावा कहा जाता था। ये क्या होता था, प्रत्येक 4 मील तक घोड़े जाते थे, उसके बाद चेंज वगैरह जो भी करना है वो सिस्टम करा जाता था। और ये जो पैदल डाक व्यवस्था थी ये ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि इसमें ना प्रत्येक 1 मील में 3 जगह दावे होते थे। अब ये दावे क्या है और ये सब क्या है आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब आप ध्यान से देखो और समझो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। मैं डाक व्यवस्था बता रहा हूँ। देखो क्या था भाई, एक जगह है वहाँ पे एक कमरा सा बना दिया है, यहाँ पे कुछ व्यक्ति बैठे रहेंगे। फिर इसके बाद 3 मील के बाद, एक मील में मतलब 3 जगह। अभी मैं पैदल वाली व्यवस्था बता रहा हूँ। ठीक है, यानी 1 मील में 3 जगह, यानी 3 दावों को मिलाकर 1 मील बनता था। यहाँ पे क्या होता था कि एक आदमी यहाँ से संदेश लेके चला है अपना, उसके हाथ में है एक बड़ी सी छड़, उसमें बंधी है एक घंटी। ठीक है। और उसके दूसरे हाथ में है दोस्तों चिट्ठी, एक थैला जिसमें है चिट्ठियाँ। वो यहाँ से अपने हाथ में चिट्ठियाँ और ये डंडा लेके भागेगा। भागते 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 इधर से शुरू हुआ है तो जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पहुँचेगा। तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचने वाला होगा तो उसके हाथ में जो छड़ होगी उसमें घंटी बजेगी और उस घंटी को ये लोग सुन लेंगे और तुरंत सचेत हो जाएंगे और आगे आ जाएंगे। फिर ये आदमी उससे घंटी वगैरह ले लेंगे, चिट्ठी वगैरह, और यहाँ से भागना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। इन्हें दावा कहा जाता है। ये जो भी है इसको दावा कहा जाता है, यानी अगले दावे तक जाएंगे। अगले दावे पे फिर दूसरा आदमी यही प्रोसेस सेम करेगा, फिर यूं इस तरीके से मतलब वो व्यक्ति मतलब तब तक चलते रहेंगे जब तक उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक चिट्ठी ना पहुँच जाए। लास्ट में यहाँ पे मान लो चिट्ठी पहुँचानी थी तो यहाँ पे चिट्ठी पहुँच जाएगी। तो ये देखो कितनी बेहतर व्यवस्था थी कम्युनिकेशन की, यानी संचार व्यवस्था कितनी ज़्यादा बेहतर थी। क्या दिमाग लगाया, कितनी मेहनत की होगी सोचो। तो ऐसा होता था, इस तरीके से संदेश पहुंचाए जाते थे। तो इसी को देखकर जो इब्न बतूता था वो बहुत ज़्यादा हैरान था। अब आते हैं हम बर्नियर तथा अपविकसित पूर्व। बर्नियर ने भी कुछ बातें लिखी। आपको पता है बर्नियर जो भी देखता था भारत में उसकी तुलना क्या करता था दोस्तों, वो यूरोप और फ्रांस से कर देता था। यूरोप में ही आता है फ्रांस, यानी इनसे तुलना कर देता था और तुलना करके हमेशा एक ही बात बताता था कि भारत की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। उसका मतलब क्या था, उसका उद्देश्य क्या था ये सब बताने का? उसका उद्देश्य था, उसका विचार था वो ये था कि जो नीति निर्माता हैं, नीति निर्माता कौन है? जो नीति बनाते हैं। नीति कौन बनाता है? राजा बनाता है। राजा के मंत्री ये सारे मिलके बनाते हैं ना। तो ये जो नीति बनाते हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको प्रभावित करना था उसके विचारों के द्वारा। वो चाहता था, क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि ये लोग ऐसी नीति बनाए, यानी ऐसा निर्णय लें जो जनता के लिए सही हो, क्योंकि इनका मानना था कि राजा जो है वो जनता के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा है, इसलिए जो स्थिति है भारत की वो दयनीय है। फिर बर्नियर ने ग्रंथ लिखा ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। उसने इसमें गहन चिंतन करा और अपनी सारी बातें जो उसने भारत में देखी वो लिखी, पूरा वर्णन करा। और वर्णन में उसने एक ही बात बताई कि पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत जो है वो क्या है, निम्न कोटि का है। भारत जो है वो निम्न कोटि का है पश्चिमी देशों के मुकाबले।
और ये जो पैदल डाक व्यवस्था थी, देखो दोस्तों यहाँ पे बता रखी है सब कुछ। ये जो मैंने आपको बताया था ना मंडप वगैरह, ये सारा आप यहाँ से पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वही कहानी है, मैंने आपको कम शब्दों में बता दिया है और यहाँ पे ये डिटेल में है, ठीक है। आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत आए तो 2 बार पढ़ना, समझ जाना। भूमि स्वामित्व पर प्रश्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पेपर में पूछते हैं कि बर्नियर ने भारत में एक चीज़ देखी। उसने बोला यार यहाँ तो सिस्टम बहुत बेकार है। सिस्टम क्या बेकार है? उसने बोला कि जो निजी भू स्वामित्व है वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी जो भूमि है उस पर अधिकार किसका है? अधिकार राजा का है। उसने बोला भाई ये सिस्टम तो बहुत बेकार है, जो भूमि होनी चाहिए वो तो राजा के हाथ से ना होकर जनता के पास होनी चाहिए, ताकि जनता मतलब अपनी मेहनत कर सके अपने खेतों पर इस तरीके से। अब आगे समझाता हूँ मैं आपको क्या था प्रोसेस। उसने देखा कि राज्य की भूमि, राज्य जो है उसका भूमि पर स्वामित्व है, स्वामित्व यानी अधिकार है। इससे जनता और जो राज्य है दोनों को ही नुकसान होता है, यानी ये जनता के लिए भी नुकसानदायक है और सम्राट के लिए भी नुकसानदायक है। उसे लगा कि जो मुगल साम्राज्य है वहाँ पे सम्राट जो होता है, यानी मुगल सम्राट जो सम्राट होता है वो भूमि का मालिक होता है और इसे अपने अमीरों के बीच में बांट देता है ज़मीन को। उसने ये बोला भूधारक जो है, यानी जो ज़मीन जिनके पास है, यानी कि ज़मीन सिर्फ नाम मात्र की है। अब समझो कैसे, मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास जो ज़मीन है जिसमें वो रहता है या जिसमें वो खेती करता है, जो उसके खेत वगैरह हैं, वो उसके नहीं है, फिर किसके हैं? वो राजा के हैं बर्नियर के अनुसार। यानी वो व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसकी जो ज़मीन है उसके बेटे उस पर खेती करेंगे, उसके बेटे रहेंगे, लेकिन ज़मीन का मालिक कौन रहेगा? राजा रहेगा। उसके बाद जो उनका बेटा है वो उस ज़मीन का यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जो मालिक है वो कौन है? वो राजा है। यानी कि कहने का मतलब कुल मिला के है कि राजा के पास थी सारी ज़मीनें, और जब भूधारक अपने बच्चों को भूमि नहीं दे सकता, इसलिए वो उत्पादन के स्तर को बनाए रखने में उदासीन था। यानी अब जब मान लो मेरा खुद का पर्सनल खेत है और मैं खेती करूँगा तो मैं मेहनत के साथ करूँगा भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो मेरा खेत है भाई, मैं जितनी मेहनत करूंगा मेरे लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर मुझे ये पता हो कि भाई ज़मीन तो वो राजा की है, राजा की ज़मीन है, अब राजा भाई छीन भी सकता है, तो वो क्यों मेहनत करेगा? अब एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप जो किराएदार होते हैं और जो मकान मालिक होते हैं दोनों ही रहते हैं, लेकिन किराएदार अलग तरीके से रहते हैं, मकान मालिक अलग तरीके से रहते हैं। क्यों? किराएदार अगर मकान में कुछ नुकसान हो जाएगा तो किराएदार को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मकान मालिक का तो भाई खून जलेगा। क्यों? क्योंकि उसने दिन रात की मेहनत से अपने पैसे लगा के बनाया है वो, ठीक है। यानी कि वो अपने उसके प्रति सचेत है। ठीक इसी प्रकार से ये कि ये जो व्यक्ति थे ये किराएदार ही समझ लो इन्हें, क्योंकि ज़मीन इनकी नहीं थी, मालिक जो था वो राजा था। यानी कुल मिला के जो इंटरेस्ट था इनका ख़त्म होता जा रहा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे कृषि का विनाश हुआ। ये किसने कहा है? बर्नियर ने बोला है कि ये जो सिस्टम है ना, ये जो गंदा सिस्टम है, यानी जमीन जो उसकी है, इससे कृषि का विनाश हो गया। उसने बोला कि किसानों का उत्पीड़न होता है, किसान जो है बेचारे उनके साथ गलत हो रहा है। उसने बोला कि समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर अच्छा नहीं है, और अगर किसी का जीवन स्तर अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सम्राट का है, यानी जो राजा है सिर्फ उसकी मौज है, बाकी सभी लोग हैं वो पिस रहे हैं, परेशान हैं। बर्नियर ने ये बोला कि भारतीय समाज को दरिद्र लोगों का जनसमूह बताया। बर्नियर ने बोला कि भारतीय समाज जो है वो गरीबों का जनसमूह है। बर्नियर ने ऐसा देखा और बताया कि अमीर लोग जो हैं यहाँ पे ना बहुत कम लोग हैं जो अमीर हैं, जो कि अल्पसंख्यक हैं। वो क्या करते हैं? गरीबों को अपना अधीन बना लिया उन्होंने, गरीबों पे राज किया है। अब इसका इशारा पता है किसकी तरफ है? इसका इशारा है राजा की तरफ। राजा जो थे, मुगल जो थे, वो कम थे संख्या में। मुगल जो परिवार था वो कोई बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों की संख्या में नहीं थे, वो बहुत कम थे, और जो जनता थी वो हज़ारों लाखों की संख्या में थी। लेकिन फिर भी ये अमीर लोग थे, ताकत थी इनके पास। इन्होंने क्या करा था? अपनी ताकत और अपने पैसे के दम पर अब क्या करा? इन गरीबों पे राज किया। उसने ये बोला कि यहाँ तो बहुत अमीर लोग रहते हैं। उसने बोला या तो भारत में बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, अमीर लोग कौन? राजा और उसके चेले मंत्री वगैरह। या फिर उसने बोला या तो यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। गरीब कौन? किसान, मजदूर। उसने बोला कि भारत में मध्य स्थिति के लोग नहीं है, यानी मिडिल क्लास नहीं है। आप जानते हो कि भाई तीन तरह की कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं वो लोग जो अमीर होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, और एक इनके बीच में भी होते हैं। बीच में कौन होते हैं? मिडिल क्लास, जिसको हम बोलेंगे मध्य वर्ग। तो उसने बोला भारत में मध्य वर्ग नहीं है, भारत में या तो अमीर है या तो गरीब है, मध्य वर्ग भारत में नहीं है। ऐसा कहा था फ्रांसवा बर्नियर ने। उसने कहा कि जो राजा है यहाँ पे वो भिखारी और क्रूर लोगों का राजा है, यानी भिखारी और क्रूर लोगों पे राज करता है राजा।
ऐसा राजा है। उसने बोला शहर जो है वो बहुत ख़राब है, नगर जो है बहुत दूषित है, यहाँ पे प्रदूषण है, स्वच्छ हवा नहीं है। उसने बोला खेत है वो झाड़ीदार है। उसने बोला ये भी बताया कि खेत जो है झाड़ीदार है और घातक दलदल से भरे हैं, यानी दलदल वाले खेत हैं। और उसने बोला इन सब के पीछे अगर कोई कारण है ना, रीज़न, तो कारण दोस्तों सिर्फ एक है। अब वो कारण क्या है आप वो देखो। उसने बोला वो कारण है राजकीय भूस्वामित्व। राजकीय भूस्वामित्व का मतलब है कि राजा का जो शासन है ना, राजा का जो अधिकार है ज़मीन पे, यही सबसे बड़ा कारण है। अगर जनता के हाथ में, निजी हाथों में वो ज़मीन होती तो ऐसा नहीं होता। फिर लेकिन हैरानी करने वाली सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि फ्रांसवा बर्नियर ने तो इतनी बुराई लिख दी, लेकिन जो सरकारी मुगल दस्तावेज मिले हैं दोस्तों हमें, उनमें ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं मिली कि भूमि पर एकमात्र स्वामी राज्य था, यानी राजा था। ऐसी ऐसी जानकारी नहीं मिली है। और ये जो फ्रांसवा बर्नियर का जो वृत्तांत था, ये 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज़ थे, जो पश्चिमी विचारक थे, उन्होंने जब इस वृत्तांत को पढ़ा तो उनको मदद मिली भारत के प्रति अपनी विचारधारा को बनाने में। यानी उन्होंने पश्चिमी विचारकों को उनके इस वृत्तांत ने बहुत प्रभावित करा। इसके बाद उन्होंने इसको जाना। तो दोस्तों यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। और आप ये सोच लो कि आप जो भी वीडियो हमारी देखते हो कम से कम अपने 7 दोस्तों को ज़रूर शेयर करो। अगर आप अपने 7 दोस्तों को शेयर करोगे दोस्तों, तो हमारा जो लक्ष्य है वो ज़्यादा तक कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वीडियो बनाने का वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा आप ही दिला सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबको इसको फ़ायदा मिले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और हमारी मेहनत तभी कामयाब होगी जब सब तक ये पहुँच पाएगी। धन्यवाद दोस्तों।